नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज स्थानीय स्वशासन का ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने ये देखा था कि ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम सभा क्या होता है और ग्राम प्रधान क्या होते हैं, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कैसे होता है। और फिर मैंने एक प्रश्न भी पूछा था जिसका जवाब आधे लोगों ने सही दिया है और आधे लोगों ने गलत। तो सही जवाब क्या होगा इसकी भी हम चर्चा करेंगे अभी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो आज का वीडियो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तब तो आप नोट्स बनाइए, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो ग्रामीण परिवेश का एक सेक्टर जोड़ा गया है वो इससे रिलेटेड है, यानी उसके लिए ये बहुत मददगार है। और अगर आप तैयारी वाले नहीं हैं, ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, तब भी आपको बहुत अच्छे से इसको देखना चाहिए और समझना चाहिए। आज आप ये भी जान जाएंगे कि किस तरह से हमारे देश में स्थानीय स्वशासन का जन्म हुआ और वर्तमान में जिस तरह का आज है ये पहले ऐसा नहीं था। इसको ऐसा करने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया से इसे गुजरना पड़ा है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग आज विस्तार से समझेंगे। तो आप बिल्कुल धीरज रखिएगा, आपके पास कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से इसको समझिए। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसको बताने के पहले मैं आपको पिछले प्रश्न का उत्तर बता देता हूं। पिछले प्रश्न में यह पूछा था हमने कि गांव में अगर झंडा फहराया जाएगा तो ग्राम प्रधान फहराएगा या वीडीओ फहराएगा, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर फहराएगा। कुछ लोगों ने वीडियो जवाब दिया है, कुछ लोगों ने ग्राम प्रधान। तो इसका सही जवाब होगा ग्राम प्रधान, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और प्रधान लोकतंत्र के जरिए चुना जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है। इसलिए लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाने के लिए प्रधान ही झंडा फहराएगा। जैसे 15 अगस्त पे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वैसे ही गांव में प्रधान। ठीक है, तो चलिए स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं। तो भारत में 1882 में लॉर्ड रिपन, इनका आप लोगों ने नाम सुना होगा। लॉर्ड रिपन ने जिला बोर्ड और तालुका बोर्ड बनाने का ऐलान किया, यानी कहा कि भारत में जो गांव में लोग रहते हैं, लोकल रहते हैं लोग, उनके लिए गवर्न सेंटर से होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनको व्यवस्थित उनका विकास करने के लिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय मुहैया कराने के लिए उनके खुद के बीच में प्रशासन होना चाहिए जिसमें उनकी खुद की भागीदारी हो। इसलिए उन्होंने जिला बोर्ड और तालुका बोर्ड, जिला बोर्ड, जिले के लिए जिला बोर्ड और जिले से छोटी इकाइयों के लिए तालुका बोर्ड का गठन करने की घोषणा की। और इस घोषणा के साथ ही 1882 से ही स्थानीय स्वशासन के लिए प्रयत्न शुरू हो गया। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत में जो आज पंचायती राज व्यवस्था है, इसके लिए शुरुआत में सबसे पहले भारत में किसने प्रयास किया, तो लॉर्ड रिपन ने। और स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अब स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है, इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे, इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, इसके मायने क्या हैं, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, एक लाइन में समझिए। शासन, स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल स्वयं का शासन है, नाम में ही छिपा हुआ है। तो स्थानीय स्वशासन शासन की एक इकाई है और ऐसी इकाई है जिसमें स्थानीय लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें जनता स्वयं अपनी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास करती है। ये इसकी आप परिभाषा मान सकते हैं। अब 1882 के बाद अगर आगे बढ़ें तो बहुत इसमें प्रयास हुए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। डायरेक्ट हम पहुंचते हैं 1935 में भारत शासन अधिनियम। भारत शासन
अधिनियम 1935 में एक अधिनियम बना। इसी अधिनियम का यानी जो आज भारत का संविधान बना है, भारत के संविधान में दुनिया के बहुत महत्वपूर्ण देशों के आर्टिकल जोड़े गए हैं। यानी कि कहीं कुछ चीज़ें इंग्लैंड से ली गई हैं, कुछ अमेरिका से। ठीक उसी तरह से ज़्यादातर भारत शासन अधिनियम की चीज़ें जो लिखी गई थी 1935 में वो ली गई हैं। और उस समय लिख दिया गया था कि ये स्थानीय स्वशासन जो है वो राज्य का विषय है, केंद्र का विषय नहीं है। तो ये बातें आज संविधान में यहाँ से ली गई हैं। तो 1935 में लिखा गया भारत शासन अधिनियम में कि ये स्थानीय स्वशासन पूर्णतः राज्य का विषय है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत आज़ाद हो गया 1947 के बाद की घटना। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय या उसके पहले भी हमारे जो मेन नायक थे, भारत को आज़ाद करने के जो मुख्य नायक थे महात्मा गांधी, उनका सपना था ग्राम स्वराज का, गांव के शासन का सपना था उनका। यानी कि गांव का शासन गांव के ही लोग चलाएं। इसलिए जब संविधान बनने लगा तो उनकी बातों को ध्यान में रखा गया और भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें अनुच्छेद 40 है। उसमें अनुच्छेद 40 है और उस अनुच्छेद 40 में ये बात लिख दी गई कि भविष्य में भारत में पंचायती राज व्यवस्था को बनाया जाएगा। ठीक है, यानी भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। ये बात अनुच्छेद 40 में ही लिख दी गई। फिर गांधी जी की मृत्यु हो गई, आप जानते ही हैं। आज़ादी के बाद और संविधान लागू होने के पहले 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 30 जनवरी 1948 को ही गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। तो जब संविधान लागू हो गया तो उसके बाद इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर 1952 में, तारीख ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर क्या है? गांधी जयंती। गांधी जयंती के ही दिन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जवाहरलाल नेहरू ने इसे शुरू किया। इसका उद्देश्य था कि भारत में सामुदायिक रूप से जितने भी लोग हैं सबका विकास होना चाहिए और इसके लिए भारत सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई और राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की 1953 में। लेकिन ये योजना असफल हो गई। असफल इसलिए हो गई क्योंकि इस योजना में स्थानीय लोगों को शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इसमें सरकारी ही लोग थे, यानी अधिकारी थे, कर्मचारी थे, लोकल लोग नहीं थे, गांव के लोग नहीं थे, जिसके कारण ये योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गई। जब ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया तब जवाहरलाल नेहरू को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने कहा कि भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए, ग्राम पंचायतों के गठन के लिए, यानी कि लोकल प्रशासन कैसे चलाया जाए, इसके लिए हमें कुछ सुझाव दीजिए, लोगों से आग्रह किया। तो पूरे भारत से 5 तरह के सुझाव आए, यानी 5 लोगों ने सुझाव दिए जिन्हें हम कमेटी कहते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, पी.वी.के. राव समिति, थुंगन समिति। तो ये 5 समितियां बारी बारी से बनाई गई अलग अलग समयों पे और इन समितियों ने जो सुझाव दिया उन्हीं को ध्यान में रखते हुए 1957 से लेकर के सन 1993 के बीच में पूरी तरह से पंचायती राज व्यवस्था में सारी चीज़ें लागू हुई। 1957 में जब बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई, उनकी बातों को लेकर के कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे 1993 तक में पूरी तरह से इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया और आज जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं उस तरह से चल रहा है। तो अब हम इसी का अध्ययन करेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति से लेकर के पी.के. थुंगन समिति ने क्या सुझाव दिया और इसमें क्या क्या बदलाव हुए। तो देखिए, पहली समिति थी बलवंत राय मेहता समिति।
बलवंत राय मेहता ने एक समिति बनाई जिसका नाम था ग्रामोद्धार योजना। ग्रामोद्धार योजना यानी गांव का उद्धार कैसे हो इसकी योजना बनाई, और इस योजना ने कुछ सुझाव दिए भारत सरकार को। क्या सुझाव दिए? पहला सुझाव तो ये दिया कि त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था होनी चाहिए। इस त्रिस्तरीय में क्या क्या है? पहले स्तर पर, जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर क्या होना चाहिए? जिला परिषद। फिर क्षेत्र स्तर पर यानी कि जिला और गांव के बीच में पंचायत समिति, पंचायत समिति, और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत या गांव पंचायत। ये इन्होंने सुझाव दिया। कहा कि स्थानीय स्वशासन के लिए भारत में 3 तरह का शासन होना चाहिए। जिला स्तर पर जिला परिषद, यहाँ जिला स्तर का मतलब जो जिला का प्रशासन है वो नहीं, जिला से शुरू होकर के गांव तक। जिला का प्रशासन अलग है, उसमें आप नगर पालिका पढ़ेंगे, नगर निगम पढ़ेंगे, वो अलग चीज है, उसको अलग से पढ़ाएंगे। जिला के लिए जिला परिषद, क्षेत्र यानी खंड के लिए पंचायत समिति, और गांव के लिए ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। और इसको बलवंत राय मेहता ने विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा कि यही वास्तव में शासन की विकेंद्रीय व्यवस्था है। तो भारत में एक सिस्टम बन गया था, योजना आयोग और विकास, राष्ट्रीय विकास परिषद। आप जानते हैं ना, योजना आयोग का अब नाम नीति आयोग हो गया है, लेकिन एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद अभी चल रही है। तो एनडीसी ने इसे मान लिया, राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसे मान लिया, और इन्हीं के सुझाव पर ही भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की शुरुआत हो गई। और जैसे ही शुरुआत हुई तो 1958 में, शुरुआत का मतलब अब केंद्र में तो शुरुआत होगी नहीं, राज्य शुरुआत करेंगे, और राज्य में भी कहाँ? गांव में। तो 1958 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने प्रायोगिक तौर पर इसे शुरू किया। प्रायोगिक तौर का मतलब प्रयोग करने के लिए कि ये सही है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट के लिए शुरू किया आंध्र प्रदेश ने 1958 में। और फिर अगले ही साल 1959 में राजस्थान ने इसे वास्तविक रूप में शुरू किया, और राजस्थान का एक जिला है नागौर। राजस्थान के नागौर जिले में इसकी शुरुआत हुई, और तारीख क्या मान लिया जाए? 2 अक्टूबर, क्योंकि गांधी जयंती के ही दिन इसकी शुरुआत होनी थी, क्योंकि गांधी जी का ही ये सपना था। तो यहाँ से 2 बातें निकलकर सामने आती हैं परीक्षा की दृष्टि से। पहली बात ये कि पंचायती राज व्यवस्था, जो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था थी, बलवंत राय मेहता ने जो सुझाव दिया था, उसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? तो उसकी शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में हुई, 1959 में हुई, 2 अक्टूबर को नागौर जिले में। उसके बाद फिर पूरे राजस्थान में हो गई, फिर राजस्थान के बाद फिर से आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, और इस तरह से बाद में धीरे धीरे जितने भी राज्य थे सभी राज्यों में इसकी शुरुआत हो गई। ध्यान रखिएगा कि जब इसकी शुरुआत हुई थी यानी 1959 में, तब इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मतलब संविधान में इसको नहीं लिखा गया था, यानी ये संवैधानिक सिस्टम नहीं था, यह एक कानूनी सिस्टम था। सरकार ने इसे शुरू किया था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इसे संविधान में दर्ज नहीं किया गया था। इसे संवैधानिक दर्जा बहुत बाद में मिला है, 1993 में मिला है, उसके लिए अभी लंबी प्रक्रिया है। तो इसका मतलब कि इस समय जो गांव के प्रधान होते थे, मुखिया होते थे, उनको ये बिल्कुल अधिकार नहीं था कि वो
केंद्र से पैसे की मांग कर सकें, राज्य से पैसे की मांग कर सकें। उनका सिर्फ कर्तव्य ये था कि वो गांव में शांति व्यवस्था देखें, क्योंकि वो गांव के मुखिया हैं, गांव के एक तरह से मालिक हैं वो। तो जो ज़्यादातर बुजुर्ग लोग होते थे, संभ्रांत घर के लोग होते थे, लोग हाथ उठा करके या बोल करके उन्हीं को मुखिया मान लेते थे कि आप ही हमारे गार्जियन हैं। जबरदस्ती, अगर उनकी इच्छा नहीं भी होती थी तब भी उनको मुखिया मान लिया जाता था। और सिर्फ 5 साल के लिए ही नहीं, 5 साल, फिर अगले 5 साल, फिर अगले 5 साल। तो इस तरह से आप गांव में देखते होंगे कि पुराने ज़माने में आप कहते होंगे ना कि वो हमारे दादाजी परदादाजी 35 वर्ष तक प्रधान थे, ये थे। यही कारण था, क्योंकि उस समय प्रधानों के आय के कोई स्रोत नहीं थे। आज की तरह नहीं, आज तो लाखों रुपए लोग खर्चा कर देते हैं प्रधान बनने के लिए, क्योंकि सुविधाएं हो गई है, संवैधानिक दर्जा मिल चुका है, निधि मिलती है, अच्छा खासा पैसा मिलता है, और प्रधान अच्छा खासा पैसा बचा भी लेते हैं, उनको मानदेय मिलता है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए इससे लोग बचते थे कि हम मालिक बन जाएं, फालतू के ऊपर हमारी जिम्मेदारी रहेगी। तो ऐसा था ये। खैर, अब आते हैं अपने पॉइंट पे कि बलवंत राय मेहता के ही सुझाव पर यह हुआ, इसलिए बलवंत राय मेहता को पंचायती राज्य व्यवस्था का वास्तुकार एवं शिल्पी माना जाता है। वास्तुकार एवं शिल्पी, शिल्पी मतलब समझते हैं ना, बनाने वाला, वास्तुकार मतलब डिजाइन करने वाला। तो भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार एवं शिल्पी कौन है? बलवंत राय मेहता। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब सिस्टम चल रहा था, जैसे सिस्टम बन गया वैसे चल रहा था। अब ये अच्छा है या बुरा? आज की तरह इतने मीडिया तो था नहीं, टीवी भी नहीं थी, न्यूज़पेपर थे। न्यूज़पेपरों में जिस तरह से बातें छप कर आती थी वही सरकार के पास पहुंचती थी। गारंटी नहीं है कि उसमें कितनी सत्यता है और उसमें कितनी असत्यता है। इसलिए सरकार ने इसकी समीक्षा करने के लिए दूसरी समिति बनाई, जिस समिति का नाम था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, और यह समिति 1977 में बनी, यानी कि 57 से 77 20 वर्ष बाद यह समिति बनी कि जो बलवंत राय मेहता के सुझाव पर जो कार्यक्रम शुरू हुआ है वो कितना हद तक सफल है और कितना असफल है, इसकी आप मुझे एक रिपोर्ट दीजिए। तो इन्होंने जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में इन्होंने कुछ बड़ाई किया, मतलब जो चीज़ें ज़्यादा अच्छी थी उसकी प्रशंसा किया और कुछ चीज़ों की आलोचना किया। और इन्होंने कहा कि जो बलवंत राय मेहता की त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसे समाप्त करके उसे द्विस्तरीय व्यवस्था में बदल दिया जाए, द्विस्तरीय शासन की व्यवस्था में बदल दिया जाए। और द्विस्तरीय व्यवस्था में क्या होगा? जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर। तो जिला स्तर पर जिला परिषद रहे, जिला स्तर पर जिला परिषद, और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत रहे, और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत न रहे, उसे समाप्त कर दिया जाए। ये अशोक मेहता जी ने कहा। यानी अशोक मेहता जी की शासन व्यवस्था का सुझाव क्या था? द्विस्तरीय। बोला गांव को इन्वॉल्व मत करिए। अच्छा, उसका रीजन भी था क्योंकि उस समय जैसे आज भारत की साक्षरता 74% के आसपास है, उस समय बहुत कम थी। गांव के लोग न के बराबर पढ़ते थे, पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा ये जो चला रहे हैं योजना, ये सब किसी काम की नहीं है। गांव स्तर को हटा दो, गांव के ऊपर रखो ब्लॉक स्तर पर। यहाँ मंडल का मतलब ब्लॉक से है, मंडल का मतलब जिला के ऊपर नहीं, यहाँ मंडल का मतलब जिला के नीचे है। तो जिला स्तर पर ठीक है, मंडल स्तर पर ठीक है, और जिला परिषद को ज़्यादा ताकत दिया जाए, इसको ज़्यादा वरीयता दिया जाए मंडल स्तर से, और ग्राम पंचायत को हटा दिया जाए। इन्होंने ये सुझाव दिया। और दूसरा सुझाव इन्होंने ये दिया कि राजनीतिक चिन्ह का प्रयोग किया जाए। राजनीतिक चिन्ह, राजनीतिक चिन्ह का मतलब होता है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़े
वो किसी पार्टी से जुड़ा हो और उस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होता है वो चुनाव चिन्ह अपने चुनाव प्रसार में यहाँ प्रयोग करे। इन्होंने ये सुझाव दिया, लेकिन इनके दोनों सुझाव को भारत सरकार ने अस्वीकार कर दिया। कहा आपका ये सुझाव बिल्कुल ठीक नहीं है, त्रिस्तरीय व्यवस्था ठीक है, उसे चलने दीजिए, और ये जो राजनीतिक चिन्ह का प्रयोग कह रहे हैं ये बिल्कुल गड़बड़ है, ये नहीं ठीक है। यानी इनके सुझाव को भारत सरकार ने मना कर दिया। अब फिर आगे तीसरी समिति की स्थापना हुई जिसका नाम था PVK राव समिति, और इस समिति की स्थापना 1985 में हुई। 77 के बाद 1985 में हुई। और इसकी भी स्थापना क्यों हुई? बस इसकी समीक्षा करने के लिए कि जो पंचायती राज व्यवस्था चल रही है वो किस तरह से चल रही है, क्या क्या उसमें खामियां हैं और क्या क्या उसमें अच्छाइयां हैं, इसकी रिपोर्ट दो। तो PVK राव ने रिपोर्ट दिया और इन्होंने नया चीज सुझाया। इन्होंने कहा कि जो शासन व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था चल रही है स्थानीय स्वशासन में, वहां पर 3 नहीं 4 स्तर कर दीजिए, यानी 4 स्तरीय व्यवस्था बनाइए। ये तो 2 ही स्तर कह रहे थे अशोक जी, लेकिन राव जी ने इसे 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 स्तर कहा। और इनके जो 4 स्तर थे वो क्या थे? एक राज्य का स्तर था, एक जिला का स्तर था, एक क्षेत्र यानी कि मंडल का स्तर था, और एक गांव का स्तर था। राज्य के लिए राज्य परिषद बनाया जाए, इन्होंने ये कहा। जिला के लिए जिला परिषद बनाया जाए, मंडल के लिए मंडल पंचायत बनाया जाए, और गांव के लिए गांव पंचायत बनाया जाए, इन्होंने ये कहा। और इन्होंने क्या कहा? दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा SC ST और महिलाओं के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां से आप समझिए, SC ST और महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था हो, क्योंकि बिना आरक्षण के कभी भी ये SC ST इतने पिछड़े हुए हैं कि ये कभी भी मुखिया नहीं बन पाएंगे और ना ही कोई इन्हें स्वीकार करेगा, क्योंकि ये सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से हर रूप से ये पिछड़े हैं। तो इनको अपना मुखिया कौन चुनेगा? कोई नहीं चुनेगा। इसलिए इनके लिए स्थानों की आरक्षण की व्यवस्था हो और महिलाओं के लिए भी हो, क्योंकि पुरुष प्रधान देश में महिला को अपने से ऊपर कौन स्वीकार करना चाहेगा? साक्षरता का भी अभाव था। तो जो उस समय इनको लगा उन्होंने सुझाव दिया, लेकिन इनके भी सुझाव को भारत सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। यानी जो पहली समिति बलवंत राय मेहता की थी उनके लगभग सभी सुझावों को माना गया, लेकिन अशोक मेहता के सारे सुझावों को अस्वीकार कर दिया गया। PVK राव के सारे सुझावों को अस्वीकार कर दिया गया। अब उसके 1 साल के ही बाद चौथी समिति बनी LM सिंघवी समिति। समिति 1986 में इसकी स्थापना हुई। किस लिए हुई? बस वही रिपोर्ट देने के लिए। सरकार ने कहा कि भैया 2 लोगों के सुझाव तो हमें मंजूर नहीं है, आप भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो दे दीजिए। तो लक्ष्मी मल नाम है इनका पूरा, लक्ष्मी मल सिंघवी ने 1986 में अपनी रिपोर्ट दिया और इन्होंने कहा सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी तक किसी समिति ने उसकी चर्चा ही नहीं की थी। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था जो भारत में चल रही है इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात कही पंचायती राज व्यवस्था को। कहा कि अभी तक जो इनका वर्णन संविधान में नहीं है, इसलिए ये समितियां जो बनी हैं, जो काम कर रही हैं गांव में, इनका बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि महत्व तब दिया जाता है जब उसका वर्णन संविधान में हो जाए। तो इसका वर्णन संविधान में करो, तब इसका महत्व बढ़ेगा, तब इसकी इंपॉर्टेंस को लोग समझेंगे और सरकार खुद इसमें इन्वॉल्व हो, इंटरफेयर करे, खुद इसकी जांच करे, तब ये सफल होगी। तो पहली बात इन्होंने क्या कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और इन्होंने कहा कि इसी में पंचायत में ही न्याय पंचायत बनाया जाए। और क्या कहा?
वित्तीय सहायता दी जाए। तो इतनी सिफारिश इन्होंने किया। उसके जस्ट 1 साल के बाद, अभी आप ये मत सोचिए कि इनको माना गया कि नहीं माना गया, अभी सरकार इन पर विचार ही कर रही थी। उसी के साथ साथ फिर से एक नई समिति बना दी गई, पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति। और इस समिति की स्थापना 1988 में हुई और इस समिति ने भी संवैधानिक दर्जा की बात कही। इस समिति ने भी कहा कि हाँ, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो जब दोनों समितियों ने ऐसा कह दिया तो सरकार को लगने लगा कि ठीक है, सही कह रहे हैं। तो यहां तक समितियों की रिपोर्ट को आपने देखा कि किस तरह से पांचों समितियों ने अपने क्या क्या सुझाव दिए और किन किन सुझावों को सरकार ने माना। अब यहां तक हमारा एक स्टेप कंप्लीट होता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है जिसे आपको आज अच्छे से समझना है, वो अब इसके बाद शुरू होता है। 1988 में पीके थुंगन समिति ने रिपोर्ट दिया और उसके पहले 2 साल के पहले एल.एम. सिंघवी ने रिपोर्ट दिया कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए पंचायतों को। तो इसके लिए उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और राजीव गांधी ने इन दोनों समितियों के सुझावों को मान करके 1989 में 64वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन पेश किया। कहां पेश किया? देखो, जो संविधान संशोधन होता है वो या तो राज्यसभा में पेश किया जाता है या लोकसभा में। तो आमतौर पर लोकसभा में पेश किया जाता है यदि सरकार का कोई आदमी है तो। मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि संविधान जो संशोधन होता है वो 3 प्रकार से होता है। मैं आपको कभी संविधान के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझाऊंगा। वैसे भी संविधान हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने और पढ़ाने में। और एक बात मैं आपसे और कहूं कि संविधान हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, चाहे वो तैयारी कर रहा हो या ना। तैयारी कर रहे हैं तो लोग मजबूरी में पढ़ते हैं, लेकिन सच बताऊं आपको, मजबूरी में नहीं, आपको अपने लिए पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब आप संविधान पढ़ेंगे तो आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप अपने आप को अलग महसूस करेंगे, ताकत महसूस करेंगे, ऊर्जा से भर जाएंगे जब आपके पास ज्ञान होगा कि हमारे संविधान में हमको क्या क्या अधिकार दिया गया है। इसलिए संविधान जरूर पढ़ना चाहिए। तो जो संविधान में जो संशोधन होता है, मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दूं, तब अपने टॉपिक पे आता हूं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है। अच्छा, संविधान संशोधन होता क्यों है? देखिए, संविधान जब बना 1950 में, बहुत विद्वान लोगों की टीम थी, जो भी बनाया बहुत अच्छा बनाया। लेकिन उसमें एक बात ये लिखी गई थी कि भविष्य में जो जो चीज़ें सुधार करने के लिए होंगी उसमें सुधार भी किया जाएगा, कुछ चीज़ें डिलीट भी की जाएंगी और कुछ चीज़ें नई जोड़ी भी जाएंगी। इसकी गुंजाइश कर दी गई थी। इसीलिए जो चीज़ें ज़्यादा जरूरी भविष्य में समझी गई उनके लिए संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। तो संविधान में जोड़ने के लिए 3 प्रक्रिया है। एक है साधारण प्रक्रिया, यानी संशोधन ही करना पड़ेगा लेकिन साधारण है, उसके लिए बहुत तामझाम की आवश्यकता नहीं है। और एक होता है विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से संशोधन, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की मंजूरी। यानी 3 तरह के विषय हैं भारत में जिसमें अगर कुछ छेड़छाड़ की जाए तो उसके लिए इन तीनों प्रक्रिया में से किसी एक प्रक्रिया से गुजर करके संविधान में जोड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का नाम बदलना हो, मध्य प्रदेश का नाम बदलना हो, या मध्य प्रदेश को और काट करके 3-4 भागों में बांटना हो, या उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, इसको 3-4 भागों में करके अलग अलग नामों से रखा जाए, तो इसके लिए भी संविधान में संशोधन होगा। लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है। जैसे उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है, अगर इसको उत्तम प्रदेश कहा जाए, जैसे कि योगी जी कह रहे हैं कि उत्तम प्रदेश बनाएंगे, तो अगर मान लीजिए कि उत्तम प्रदेश वो इस प्रदेश का नाम रखना चाहें तो इसके लिए
बहुत साधारण प्रक्रिया है, सिंपल बहुमत से ही संविधान में संशोधन हो जाएगा। हाँ, विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करें वो अलग बात है, लेकिन संविधान में बहुत आराम से संशोधन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विशेष बहुमत के लिए क्या होता है कि जितने भी संसद में लोग हैं उनका 2/3 लोग वोटिंग करें हाँ के लिए, तब होता है। और विशेष प्लस आधे राज्य का मतलब होता है कि विशेष तो हो ही, 2/3 तो हो ही, प्लस वो मैटर राज्यों में भेजा जाए और उस समय जितने भी राज्य हैं उसमें से आधे राज्य स्वीकृति दें, तब संशोधन होगा। तो चूंकि ये पंचायती राज व्यवस्था महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, इसलिए इसे तीसरे वाले स्टेप से गुजरना पड़ा, यानी कि इस विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन से। लेकिन यहां हुआ क्या, जब 64वां संविधान संशोधन लाया गया, 64वां का मतलब कि 63 बार संविधान संशोधन लाया जा चुका था, ये मैटर जो था वो 64वां था। तो जब लाया गया तो लोकसभा में तो पास हो गया, क्योंकि लोकसभा में जाहिर सी बात है कि सरकार के ज़्यादा लोग होते हैं और प्रधानमंत्री ही जब इसके लिए लाए तो कौन विरोध करेगा, लोकसभा में पास हो गया। लेकिन राज्यसभा में ही ये अटक गया और राज्यसभा में ये असफल हो गया। जब राज्यसभा में ये असफल हो गया तो अब राज्यों में किस लिए जाए कि अनुमोदन हो, जब यहीं पे फेल हो गया। तो इस तरह से जो राजीव गांधी 64वां संविधान संशोधन लेकर आए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए, वो राज्यसभा में ही नामंजूर हो गया। अब क्या करें बेचारे, कुछ नहीं कर सकते थे। फिर आगे आते हैं 1992 में, बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है 1992। इस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर नरसिम्हा राव या नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री हुए और इन्होंने भी राजीव गांधी के अधूरे सपने को पूरा करने की कोशिश किया, क्योंकि आप जानते हैं राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी। तो राजीव गांधी के सपने को पूरा करने के लिए नरसिम्हा राव ने 1992 में संविधान में 73वां संशोधन लाया। 73वां संविधान संशोधन कब लाए, 1992 में। यानी अब इसके बाद 65, 66, 67, 68 होते होते 72 संविधान हो चुके हैं संशोधन। 92 में 73वें की बारी आ गई है। अब नरसिम्हा राव इसको लाए और ये पास हो गया। ठीक है, अब कैसे पास हुआ, अब इसको देखिए। लोकसभा ने पास किया, यानी लोकसभा ने मंजूर किया, राज्यसभा ने मंजूर किया, आधे से अधिक राज्यों ने मंजूर किया और फिर राष्ट्रपति ने इस पर साइन किया और फिर ये पूरे भारत में लागू हो गया। तो ये 5 स्टेप में पांचों तारीख परीक्षा में पूछी जाती है, इसे आपको अच्छे से रट लेना है। लोकसभा में 22 दिसंबर को पारित हुआ 1992 में। ठीक है, राज्यसभा में अगले दिन पारित हुआ 23 दिसंबर 1992 में। पारित का मतलब मंजूर हो गया, मतलब हामी भर दी लोकसभा ने भी और राज्यसभा ने भी। 17 राज्यों ने जब इसे मंजूर कर दिया, अब चूंकि यहां समय नहीं दिया जाएगा क्योंकि अलग अलग समय पे जाहिर सी बातें हुआ होगा, तो 17 राज्यों ने इसे स्वीकृति दे दी कि हाँ इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तब इस बिल को राष्ट्रपति के पास पेश किया गया और राष्ट्रपति ने इसे 20 अप्रैल 1993 में अपनी स्वीकृति दे दी। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी कि हाँ इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तब जाकर के जब ये सब कंप्लीट हो गया तो पूरे भारत में इसे लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 में। तो 24 अप्रैल 1993 में इसे पूरे देश में लागू करने के लिए घोषणा कर दी गई। इसीलिए हर वर्ष 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल को पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका मतलब कि अब
जो पंचायतों में काम होगा वो संविधान के तहत होगा, कुछ इलीगल अब नहीं होगा। अब सरकार आरक्षण भी देगी SC ST महिला को, अब सरकार वित्तीय सहायता भी देगी और अब सरकार के ही अंडर में सब रहेगा। हाँ, वहाँ का प्रशासन जिस तरह से चुनाव होगा, जिस तरह से लोग ग्राम सभा के जिसको चुनेंगे वो काम करेगा, लेकिन उसके कामों की अब समीक्षा होगी, उसको हटाया भी जा सकता है, उस पर मुकदमा भी दायर किया जा सकता है, उस पर सजा भी होगी और अच्छा काम करने पर उसको पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो ये व्यवस्था हो गई। अब आप जानते होंगे कि जब संविधान में कोई चीज़ जोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं तो लिखा जाएगा। तो संविधान में ये कहाँ पे लिखा गया, तो अब आप समझिए यहीं पर संविधान में आप जानते हैं कि जब लागू हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और आज तारीख क्या है, 23 मार्च 2021। ठीक है, तो उस समय पूरे संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22। अनुसूची कितनी थी? अनुसूची थी 8 और अनुच्छेद कितने थे, आर्टिकल कितने थे? 395। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था तो 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। इस समय 22 भाग ही हैं, भाग में कोई बदलाव नहीं हुआ, उन्हीं भागों में उपभाग बनाए गए और अनुसूचियों की संख्या बढ़ करके हो गई है 12, लेकिन अनुच्छेद 395 ही हैं, लेकिन अब 400 प्लस 450 तक माने जाते हैं। यानी अनुच्छेद 395 के बाद अनुच्छेद 396 नहीं हुआ है, 395 ही है, लेकिन इन्हीं में कई ABCD करके नए नए जोड़ दिए गए, तो 450 के आसपास अनुच्छेद हो गए हैं, 12 अनुसूची है, 22 भाग है। तो अब ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायतों का है सिस्टम, ये संविधान में कहाँ पे जोड़ा गया, तो इसके लिए भाग 9 में व्यवस्था की गई है। भाग 9 पहले से ही था, लेकिन भाग 9 को पुनः अंतः स्थापित किया गया और इसमें पूरा प्रावधान किया गया। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 243। पहले से ही अनुच्छेद 243 था। इसमें A से लेकर के O तक यानी कुल 16 अनुच्छेद नए जोड़े गए। पंचायतों के लिए 16 नियम बताए गए और वो 16 नियम इसी अनुच्छेद 243 में ही हैं, ABCD ऐसे करके O तक। फिर अनुसूची एक अलग से जोड़ी गई और जो अनुसूची का नाम है 11। 8 ही अनुसूची थी पहले। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई भूमि सुधार के लिए। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई दल बदल के लिए, लोग एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते थे, इसके लिए कि कैसे न करें या करें तो क्या तरीका हो। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई इसके लिए जो आप पढ़ रहे हैं, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है नगर निगम नगर पालिका यानी शहर के प्रशासन के लिए। तो ये संवैधानिक इसका प्रावधान है। भाग 9 243, कुल 16 अनुच्छेद और अनुसूची 11। अब इसके बाद क्या शुरू होता है, जो हमने कल पढ़ाया था। हमने कल क्या पढ़ाया था कि इसके तहत ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम प्रधान का कार्यकाल किस तरह होता है वो सब। और एक बात आप ध्यान में रखिए कि जब ये संवैधानिक प्रावधान हुआ तो ये संवैधानिक प्रावधान सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश ने शुरू किया। जैसे बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश जब लागू हुई तो 1957 के बाद 1959 में सबसे पहले पंचायत कहाँ स्थापित की गई, राजस्थान के नागौर जिले में, लेकिन उस समय संवैधानिक प्रावधान नहीं था। 1993 में जब संवैधानिक दर्जा दिया गया तो संवैधानिक दर्जा के तहत सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया, मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये बची है कि जो आरक्षण का सिस्टम है वो संविधान में किस तरह लिखा गया है
उसका क्या रोल है वही समझ लीजिए। बाकी आप सब कुछ कल ही समझे थे। जिला पंचायत क्या होता है, क्षेत्र पंचायत क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होता है। और अगर आप नहीं समझे थे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से। उस वीडियो की शुरुआत इसके बाद होती है, मैंने उल्टा किया है इसीलिए, ताकि ये जो महत्वपूर्ण सेगमेंट था उसे आप अच्छे से समझ पाएँ जब आप वर्तमान स्थितियों को जाने रहेंगे तब। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 243 डी में इसका प्रावधान किया गया है और इसके तहत कहा गया है कि पंचायतों में SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। 3 लोगों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए और महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। चाहिए नहीं, सॉरी, आरक्षण है। कितना? 1/3। महिलाओं के लिए 1/3 और SC, ST के लिए इनकी जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में जिस तरह जनसंख्या होगी उस तरह का उस राज्य में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन संविधान में एक प्रावधान ये भी किया गया कि SC को यानी अनुसूचित जाति को अरुणाचल प्रदेश में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, बाकी हर राज्यों में दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि वहाँ SC नहीं है। तो जब है ही नहीं तो संविधान में क्यों प्रावधान करें, जब होगा तो देखा जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके पूरे भारत में अनुसूचित जातियों के लिए पंचायतों में आरक्षण है चक्रानुक्रम, बाय रोटेटेड, चक्रानुक्रम, यानी कि चक्र बदलता रहेगा, लगातार नहीं होगा, बारी बारी से होगा और जनसंख्या के आधार पे होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि संविधान में तो केवल SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो OBC के लिए आरक्षित क्यों हो जाती हैं सीटें? तो चूंकि ये पंचायत राज्य का विषय है, बेशक संविधान में लिखा गया है लेकिन ये राज्य का विषय है, इसलिए राज्य के विधानमंडल को भी ये अधिकार है कि वो अपने राज्यों में लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वो विशेष प्रावधान कर सकते हैं। इसलिए सन 2000 में यूपी में पंचायत राज अधिनियम में ये बदलाव करके ये व्यवस्था बनाई गई कि OBC को भी आरक्षण पंचायतों में दिया जाए। ठीक है। यानी कि SC, ST के लिए तो संविधान ने ही दिया, उत्तर प्रदेश में भी और पूरे राज्य में, लेकिन और राज्यों में OBC को दिया जा रहा है कि नहीं ये उस राज्य पर डिपेंड करता है। लेकिन यूपी में OBC को भी आरक्षण दिया जाता है, संविधान के तहत नहीं, उत्तर प्रदेश विधानमंडल की स्वीकृति के तहत। ठीक है। अब ये जो महिलाओं का मामला है 1/3 का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि 300 सीटें हैं किसी राज्य में, एक पल के लिए मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, 300 सीटें हैं किसी राज्य में, तो उसमें से 100 सीटें महिलाओं के लिए होनी चाहिए, अनिवार्य है। 200 सीटें सबके लिए। उन 200 सीटों में सभी लड़ सकते हैं, महिलाएं भी लड़ सकती हैं, पुरुष भी लड़ सकते हैं, लेकिन बाकी की जो 100 सीटें हैं उसमें केवल और केवल महिलाएं लड़ेंगी। और जब SC के लिए आरक्षण होगा तो उस SC में भी मान लीजिए अगर 300 सीटें हैं तो उनके लिए भी 100 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। SC में भी महिलाएं होंगी 1/3, बाकी जो 2/3 बचता है उसमें सभी लड़ेंगे, SC में ही सभी लड़ेंगे, महिलाएं भी लड़ेंगी, पुरुष भी लड़ेंगे। इसका मतलब जब आप ये सुनते हैं कि फला गांव की सीट SC महिला हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस गांव में केवल अनुसूचित जाति की महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी, बाकी कोई नहीं। लेकिन जब आप ये सुनते हैं कि उस गांव की सीट SC पुरुष हो गई, तो इसका मतलब ये होता है कि उस गांव के SC ही चुनाव लड़ेंगे। उन SC में यानी अनुसूचित जाति में पुरुष भी लड़ सकते हैं, महिलाएं भी लड़ सकती हैं। लेकिन जब महिला स्पेशल नाम लिया जाएगा तो केवल महिलाएं, पुरुष लिखा रहेगा, पुरुष तो लिखा ही नहीं जाएगा। लेकिन जब आप सुनते हैं कि पुरुषों के लिए है तो इसका मतलब यही है कि पुरुष भी और महिला भी 1/3। तो ये पूरी व्यवस्था रही है।
बाकी आप समझ ही चुके हैं। इसके बाद जो बचता है वो बचता है शहर का प्रशासन, जो कि 74वें संविधान संशोधन के तहत उसे लाया गया, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत को। तो वो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो आज बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करिए, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नमस्कार।